आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल में बैंक सीट, शॉप सीट और कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज होगा जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बैंक सीट को देखते हैं। तो इसके लिए हमें एक एक्सेल सीट चाहिए और इसके लिए हम एक्सेल टाइप करके इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 को सेलेक्ट करते हैं और एक विंडो खुलता है और इस पर हम काम करेंगे। जिस तरह से हम एक हेडिंग के लिए कुछ कॉलम को सेलेक्ट कर मर्ज करते थे और उसके अंदर टाइटल लिखते थे, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग टाइटल लिखेंगे जिसका नाम होगा बैंक सीट। क्लियर है? अब इसका स्टाइल हम लोग सेट करेंगे टाइटल स्टाइल। अब इस बैंक सीट में दो भाग होगा। एक ये भाग है, इसके चारों तरफ हम एक्सटर्नल बॉर्डर लगाएंगे, ये थिक बॉक्स बॉर्डर। बीच में बॉर्डर नहीं लगाए हैं, सिर्फ चारों तरफ से बॉर्डर लगा दिए। और एक दूसरा पार्ट होगा ये, और इसमें भी हम एक थिक बॉर्डर लगा देंगे चारों तरफ। पहले वाले भाग में दो सेल को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे और लिखेंगे लोन EMI। दूसरे वाले भाग को भी मर्ज करेंगे और यहां लिखेंगे डिपॉजिट या FD इंटरेस्ट। क्लियर है? क्योंकि ये हेडिंग है तो यहां पर हम कोई कलर भी ले सकते हैं हेडिंग बनाने के लिए, ऐसे भी हेडिंग बना सकते हैं हम लोग। ठीक है? अब हम यहां पर लिखेंगे लोन अमाउंट, मतलब हमने कितना रुपए का लोन लिया। इसके बाद लोन LOAN लोन। जैसे मान लो तुम लोन से गाड़ी निकालते हो, कुछ खरीदते हो लोन पर, तो शुरू में कुछ डाउन पेमेंट तुमको करना होता है। तो कितना तुम एक बार शुरू में डाउन पेमेंट करने वाले हो? लोन जो तुम ले रहे हो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है परसेंटेज में, और कितने साल के लिए तुम लोन ले रहे हो, इस आधार पर तुम्हारा EMI कितना होगा। मतलब यदि हम 5 लाख रुपया का लोन लेते हैं जिसमें 2 लाख रुपया हम डाउन पेमेंट करते हैं, 10% के इंटरेस्ट रेट से 2 साल में अगर हम पूरा लोन देना चाहते हैं तो हमको मंथली इंस्टॉलमेंट कितना लगेगा, यही हमको निकालना है। इक्वल टू PMT, फॉर्मूला लगाना है PMT ब्रैकेट रेट। तो रेट जो है 10% वो एनुअल रेट है, सालाना, लेकिन तुमको रेट जोड़ना है मंथली, क्योंकि तुम पेमेंट मंथली करोगे। तो तुम रेट को अगर भाग दे दो 12 से तो वो मंथली रेट निकल जाए। कोमा नंबर ऑफ पेमेंट, कितना बार तुम पेमेंट करोगे, तो 2 साल में तुमको पेमेंट करना है मंथली वाइज। तो 24 कैसे निकला, तो जितना साल है उसको 12 से गुना कर देते हैं तब निकल जाएगा। अमाउंट, कितना रुपया का लोन तुम ले रहे हो जिसका तुमको इंटरेस्ट देना है, EMI देना है। तो 5 लाख तो लिए, लेकिन 2 लाख हम डाउन पेमेंट कर चुके हैं, तो 3 लाख का ही ना इंटरेस्ट EMI तुमको देना है। ब्रैकेट बंद करो, ये खुद तुमको कैलकुलेट करके बता देगा 13,843 रुपया का EMI तुमको मंथली भरना है 2 साल तक, तब जाकर तुम्हारा वो पूरा हो जाएगा। अब यहां पर एक कंसेप्ट हम ऐड करते हैं कि मान लो ऐसा है कि हम कहते हैं कि सर
मेरा EMI 10,000 फिक्स कर दीजिए। 10,000 से अधिक EMI हम नहीं दे सकते। अभी कितना देना है? 13,843 रुपया। हम कहते हैं सर मेरा 10,000 EMI फिक्स कर दीजिए, एक्स्ट्रा कितना डाउन पेमेंट हमको देना पड़ेगा? अगर 2 लाख का डाउन पेमेंट हम देते हैं तो 13,843 रुपया का EMI हमको भरना पड़ता है। कितना डाउन पेमेंट हम दे दें कि मेरा EMI 10,000 हो जाए? मतलब यहाँ हमको डाउन पेमेंट निकालना है, EMI फिक्स है ना? तो सबसे पहले तो तुम अमाउंट कॉपी कर लो। डाउन पेमेंट खाली रहेगा क्योंकि डाउन पेमेंट हमको नहीं पता है। रेट वही है 10% का, ईयर वही है 2 साल में, और EMI जो है वो अभी फिलहाल यही है। कितना? तो 13,000। लेकिन अब हम चाहते हैं, ये 23,000 इसलिए हो रहा है क्योंकि 5 लाख का निकाल के दिखा रहा है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, मेरा EMI 10,000 ही होना चाहिए, जो मेरा गोल है यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके लिए तुमको एक सेटिंग करना पड़ता है। सबसे पहले जो EMI करंट EMI है उसको तुम सेलेक्ट कर लो। डेटा में जाओ, डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सिक वाला जो ऑप्शन है उसको तुम सेलेक्ट कर लो, गोल सिक। अब यहां तुमको टू वैल्यू के अंदर वह अमाउंट डालना है जो तुम चाहते हो। कितना चाहते हो तुम? 10,000 चाहते हो। ब्रैकेट के अंदर लिखोगे 10,000 क्योंकि इस पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। इसके बाद क्या तुम चाहते हो कि वो बदल जाए, वो चेंज हो जाए? तो डाउन पेमेंट चेंज हो जाए। डाउन पेमेंट चेंज हो जाए लेकिन EMI मेरा 10,000 ही होना चाहिए, यही चाहते हो ना? अब तुम ओके करो। ये तुमको बता देगा कि कितना रुपया तुम दोगे डाउन पेमेंट में, तब तुम्हारा EMI 10,000 होगा। ये तुम दोगे 2,83,291 रुपया। अगर तुम EMI डाउन पेमेंट करते हो तो तुमको EMI देना पड़ेगा 10,000 रुपया। जैसे यहाँ दशमलव के बाद तुमको दिखा रहा है तो तुम इसको खत्म कर सकते हो। होम में जाओ और यहाँ से ये दशमलव हटा दो। ये बताओ कि इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब एक दूसरा कंसेप्ट है जिसमें हम FD अमाउंट, मतलब कितना रुपया हम अमाउंट FD किए, रेट मेरा क्या है, कितने साल के लिए हमने जमा किया, SI के हिसाब से मेरा इंटरेस्ट क्या होगा और CI के हिसाब से। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट और CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लो हमने 5 लाख रुपया ही FD किया 5% के रेट से 10 साल के लिए, तो हमारा SI क्या होगा? इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट इंटू ईयर। लेकिन बाय 100 नहीं करना है क्योंकि यहाँ रेट में परसेंट लगा हुआ है। रेट में परसेंट जब लग गया है तो बाय 100 नहीं करना है। ये तुमको बता देगा कि कितना रुपया तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है? अब CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R। बाय 100 नहीं होगा क्योंकि परसेंटेज लगा हुआ है। पावर के लिए शिफ्ट 6 से पावर हो जाएगा और फिर ईयर। ये तुमको बताएगा कि तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है? यही है तुम्हारा बैंक शीट। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं सॉफ्ट शीट पर। सॉफ्ट शीट कैसे बनेगा? तो सबसे पहले तो सॉफ्ट शीट का जो डिजाइन है वो जैसे हम दिए हैं वैसे ही करना है। जिस कॉलम में जो एंट्री किया गया है, जिस रो में जो एंट्री किया गया है वही करना है। तो सबसे पहले
सी और डी, मतलब सी और डी में लिखा हुआ है वी मार्ट, तो तुम सी पर क्लिक करो और लिखो वी मार्ट, ठीक है। और इसका स्टाइल करो टाइटल, देखो सी डी में चला गया ये। यहां एक बात तुम नोट कर लेना, शॉप सीट में हमने मर्ज का यूज कहीं नहीं किया है। तुमको देखकर लग रहा होगा इनवॉइस नंबर और सब मर्ज किया हुआ है, लेकिन वो तुम्हारा आंख का भूल है, वो मर्ज नहीं किया हुआ है। हम दिखाते हैं वो क्या है और वो कैसे हुआ है। इस शॉप सीट में हमने मर्ज का यूज कहीं नहीं किया है, इस बात को नोट कर लो। अब देखो 2 नंबर रो में आ जाओ और लिखो इनवॉइस नंबर, और बी कॉलम में इनवॉइस नंबर में लिखो हैश 1 2 3 4 5। इसके बाद डेट के लिए तुम आ जाओ ई कॉलम में और लिखो डेट, और एफ कॉलम में आकर लिखो इक्वल टू नाउ। देखो नाउ फंक्शन का यूज जब तुम करोगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम का डेट और टाइम तुम्हारे सेल में आ जाएगा। इक्वल टू नाउ लिखने पर अपने आप डेट और टाइम सिस्टम का जो है वो तुम्हारा सेट हो जाएगा। इसके बाद तुमको लिखना है टू, मतलब किसको, ये किसके नाम पर ये बिल है, तो अपना नाम लिख देना है उसमें। कहीं कोई मर्ज का यूज नहीं किया गया है, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद कस्टमर आईडी ITG BEG 101, जो भी आईडी है वो लिख दिया। अब तुम देखो 5 नंबर रो में आ जाओ। 5 नंबर रो में हेडिंग बनाना है तुमको, सीरियल नंबर, आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, रेट, क्वांटिटी, टोटल। क्लियर है? अब ये टोटल तुमको फाइंड करना है कि ये टोटल कितना होगा। तो अगर हम ये कहें कि हम 5 रुपये का 10 पैकेट बिस्किट खरीदे तो टोटल कितना होगा? 50 रुपया। कैसे? 5 को तुम 10 से गुना कर दिया, मतलब ये इक्वल टू जो रेट है वो रेट इनटू क्वांटिटी होगा, यही ना टोटल होगा, टोटल। अब यही फॉर्मूला 10 प्रोडक्ट पर लगाना है, तो हम इसको 15 नंबर सेल तक कॉपी कर दिए, मतलब फिर सीरीज कर दिए, सब पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया। 16 नंबर में हम जाकर इन सब का सब टोटल करेंगे, सब टोटल, ठीक है ना, इक्वल टू, या इक्वल टू भी तुम मत लिखो, इसमें ऑटो सम का यूज हम करेंगे। ऑटो सम देखो क्या करते हैं, कुछ मत करो, सिर्फ इस पर तुम क्लिक कर दो। देखो इस पर खाली क्लिक करो, अपने आप ऑटो सम ले ले। एक बार फिर से खाली तुम क्लिक कर दो, अपने आप वो ऑटो सम ले लेगा और जोड़ देगा सबको, ऑटोमेटिक। ठीक है, यहां पर ऑटो सम का ही यूज करना है, ये बात ध्यान रखना। मतलब अपने असाइनमेंट में ऑटो सम का यूज करके ही सम निकालना है। ठीक है, इस तरह से ये सम निकाल देगा। इसके बाद यहां पर लिख दो सब टोटल, सब टोटल। यहां पर लिखा हुआ है वैट, लेकिन अब वैट का नियम बदल गया है, अब होता है जीएसटी। जीएसटी जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो हम लगाएंगे SGST और CGST। वैसे तो अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है रेट पर, कुछ 5% रेट है, कुछ 12% रेट है, कुछ 18 है, कुछ 28 है और कुछ 0 है। लेकिन हम अभी फिलहाल 5% का रेट लेकर चलते हैं।
तो अब हमको टोटल पर वैट लगाना है, जीएसटी लगाना है। तो टोटल इंटू 5%, ये हुआ एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। अब फिर से वही लिखेंगे, टोटल इंटू 5%, ये हो गया सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। यदि हम अपने कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डिस्काउंट। अब हम यहां लिखेंगे ग्रैंड टोटल मतलब सब जोड़ घटा के कितना होता है ना। तो इसके लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इक्वल टू सब टोटल प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी माइनस डिस्काउंट होगा, यही होगा। और ये हमको निकाल के बता देगा कि मेरा ग्रांड टोटल क्या है। अब हम कुछ एंट्री करते हैं, सीट मेरा बन चुका है, अब हम एंट्री करेंगे। 1 नंबर आइटम कोड KB123, डिस्क्रिप्शन कीबोर्ड, रेट 500, क्वांटिटी 5 पीस, ये हमको बता दिया कि 2500 रुपया आपका हुआ। सीरियल नंबर 2 MT12 माउस, रेट 350, टोटल पीस 10, ये हमको बता दिया 3500 रुपया आपका हुआ। और हमको ये कैलकुलेट करके बता दिया कि टोटल आपका परचेज 6000 का है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स 300, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स 300, डिस्काउंट अभी आपको कुछ नहीं दिया गया है। यदि आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, 100 रुपया डिस्काउंट आप दे दो, और इस तरह से आपका 6500 रुपया का आपका ग्रैंड टोटल आपका बना। यहां तक में कोई दिक्कत? अब ये जो जगह है ये वाला, यहां पर तुमको लिखना है गिफ्ट, मतलब अगर तुम्हारे यहाँ कुछ ऑफर है कि यदि 5000 से अधिक का कोई सामान लेगा तो हम उसको एक पेन ड्राइव फ्री देंगे, मान लो ये ऑफर है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू अगर ग्रैंड टोटल या सब टोटल में फॉर्मूला लगाओ, सब टोटल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 है तो हमने आपको गिफ्ट के रूप में आपको हम क्या देंगे, पेन ड्राइव देंगे। और अगर आप इससे कम का खरीदारी करते हैं तो आपको कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो ये हमको बता देगा कि इफ लगाना भूल गए, है ना। तो ये हमको बता देगा कि अभी आप 6000 का खरीदारी किए, इसलिए आपको गिफ्ट के रूप में पेन ड्राइव भी दिया जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। देखो कहीं मर्ज नहीं है और ना ही कहीं पर सेल को बड़ा छोटा किया जा रहा है ना। अब यहां पर हम लिखेंगे गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी रिटर्न्ड बैक, ठीक है। ऑल पॉलिसी कम्स अंडर बेगूसराय जुरिडिक्शन। बिल पर ऐसा मैटर लिखा हुआ रहता है कि बेगूसराय के नियम के तहत ही सब कुछ पॉलिसी फॉलो किया जाएगा। हो गया ना, हो गया ना। अब यहां पर तुम देखते हो कहीं पर बॉर्डर लगा हुआ है, कहीं पर बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, कहीं पर प्लेन आ रहा है बिल्कुल टेक्स्ट। तो देखो जहां बॉर्डर दिख रहा है वहां तुम बॉर्डर लगा दो। जैसे तुम देखो बॉर्डर तुमको यहां से लेकर यहां तक में दिख रहा है, तो तुम जाओ ऑल बॉर्डर को सेलेक्ट करो, बॉर्डर लग गया। फिर नीचे में तुम यहां से यहां तक एक बॉर्डर देख रहे हो, यहां पर भी तुम ऑल बॉर्डर लगा दो। और एक चीज तुम देख सकते हो, यदि हम इसको डिलीट कर दें तो यहां पर एक एक्सटर्नल बॉर्डर लगाना है हमको, एक्सटर्नल बॉर्डर, बाहर बीच में बॉर्डर नहीं, बाहर बॉर्डर लगा देना है। ये बिल तुम्हारा बन के तैयार हो गया। सच बात है,
देखो बिल तैयार है तुम्हारा। अब इस बिल का हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने से के लिए हमें जाना है पेज लेआउट में। किसमें जाना है? पेज लेआउट में जाना है और प्रिंट टाइटल्स में जाना है। तुम देखो तुम्हारे प्रिंट आउट में सीरियल नंबर भी आ गया है 1 2 3 4 और ABCD। मतलब अगर तुम एक्सेल का रो और कॉलम का हेडिंग भी तुम चाहते हो प्रिंट में मेरा दिखाई पड़े, तो उसके लिए तुम यहां पर क्लिक करोगे रो एंड कॉलम हेडिंग। ठीक है ना? सही है। रो एंड कॉलम हेडिंग पर तुम क्लिक कर दोगे और तुम इसका प्रिंट प्रीव्यू करके देखोगे। देखो जैसा प्रिंट आउट तुम्हारा बना हुआ है वैसा ही तुम्हारा स्क्रीन पर आ रहा है या नहीं, देख लो। यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये तो हुआ कि हम अपने सीट का प्रिंट आउट निकाले विथ एक्सेल का रो और कॉलम का हेडिंग के साथ। देखो बीच में कहीं कोई लाइन आया है? नहीं आया है। मतलब ये कि जहां हम बॉर्डर लगाते हैं केवल प्रिंट आउट में लाइन वहीं पर दिखाई पड़ेगा। जहां हम बॉर्डर नहीं लगाए हैं वहां पर एक्सेल में तो दिखाई पड़ेगा लाइन, लेकिन प्रिंट आउट में लाइन नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब हम इसको क्लोज करते हैं। अब एक बार बैंक शीट पर आते हैं। मान लो यहां तो था कि पूरा कंप्लीट शीट का हम प्रिंट आउट निकाल लिए, लेकिन हमको सिर्फ इस पार्ट का प्रिंट आउट निकालना है, सिर्फ इस पार्ट का। इधर बगल वाले पार्ट का प्रिंट आउट नहीं निकालना है। तब हम क्या करेंगे? पेज लेआउट में जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया में जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया, और इस पर क्लिक कर देंगे। अब तुम क्या देखोगे कि ये एरिया तुम्हारा सेलेक्ट हो गया है। जब तुम प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो देखो सिर्फ वही एरिया का प्रिंट आउट आ रहा है, बगल वाले एरिया का प्रिंट आउट नहीं आया। मतलब अगर पूरा सीट का प्रिंट आउट नहीं निकालना है, किसी खास एरिया का निकालना है, तो सेट प्रिंट एरिया करके तुम निकाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम? असाइनमेंट वर्क वही खत्म हो गया। अब प्रिंटिंग में ही एक और कंसेप्ट है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये एक्सेप्शन मतलब कि वैसा केस है जब एक सीट के अंदर बहुत सारा डाटा है, मतलब हजारों हजार आदमी का डाटा है, और तब हमको अगर प्रिंट आउट करना है तब हम क्या करेंगे? जैसे मान लो कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पर रोल नंबर यहाँ लिख दिए, 101 से शुरू किए और इसको हम बढ़ाते हुए चले गए 200 तक। ठीक ना? 200 आदमी का यहाँ पर नाम है, मतलब डेटा है। अब हम यहाँ पर लिखे नेम, यहाँ पर लिखे कोर्स, ठीक है, यहाँ पर लिखे एड्रेस, यहाँ पर लिखिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर एंड सो ऑन, और भी बहुत सारा डाटा। ठीक है? मतलब इतना सारा डाटा हम एंट्री करने वाले हैं। अब हम कुछ एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक सैंपल हम सिर्फ बना रहे हैं, उतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो हम क्या किए? सिर्फ क्या कर दिए? डाटा को कॉपी कर दिए। नहीं, चलिए ये आपका डाटा हुआ। अब इस डाटा का, इस सीट का प्रिंट आउट निकालना है। क्या ये संभव है कि इतना बड़ा सीट एक पेज पर प्रिंट आउट निकल जाएगा? तो ये तो कंफर्म हो गया कि मल्टीपल पेज पर ये कॉपी निकालेगा, अपना प्रिंट निकालेगा। तो अब सोचना तुमको है कि यदि एक पेज में प्रिंट आउट इतना दूर का आता है, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए हम बोल रहे हैं इतना दूर का आया, तो अगले पेज नंबर 2 में
तुम इस यहां से निकालना चाहते हो प्रिंट, या तुम यहां से निकालना चाहते हो प्रिंट। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। यदि तुम पहले पेज पर प्रिंट आउट जो निकाले वह प्रिंट आउट अगर इतना दूर का आया तो तुमको दूसरा ऑप्शन है ना कि या तो हम यहां से अगला पेज स्टार्ट करेंगे और ऐसे करके चलेंगे, या हम यहां से शुरू करके ऐसे चलेंगे। तो इसके लिए भी पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल्स में जाओगे तो कुछ ऑप्शन तुमको मिलेगा। क्या मिलेगा? तो डाउन देन ओवर, ओवर देन डाउन। डाउन देन ओवर का मतलब हुआ कि पहले पेज में यहां से यहां तक करने के बाद अगला पेज नीचे वाला होगा, और जब वो खत्म हो जाएगा नीचे वाला तब वो बगल वाले में जाएगा, फिर नीचे जाकर फिर बगल वाले में जाएगा। समझ में आ रहा है या बात नहीं आ रहा है? अगर हम ओवर देन डाउन करेंगे तो ये पहला पेज यहां से यहां तक निकलने के बाद अपने बगल वाले डाटा पर जाएगा, और जब वो पूरा खत्म हो जाएगा तब वो नीचे वाले डाटा में जाएगा। बात समझ में आया? अब हेडिंग जो है तुम्हारा और रोल नंबर जो है वो तो किसी एक ही पेज पर आएगा ना, एक ही पेज पर आएगा ना, वो हर पेज पर तो नहीं आएगा। लेकिन तुमको क्या चाहिए? हर पेज पर हेडिंग चाहिए। ऐसा होगा कि पहले पेज पर नाम वगैरह लिखा हुआ है, दूसरे पेज पर नाम का हेडिंग गायब कर दें। समझ पाएंगे हम डेटा को देखकर कि क्या है, फादर्स नेम है कि स्टूडेंट नेम है। तो हम डाटा को चाहते हैं रिपीट करना। तो जिस प्रिंट टाइटल्स में जाएंगे और जिस रो को हम रिपीट करना चाहते हैं उस रो को यहां पर हम क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये हर पेज पर ये रो आएगा, और जिस कॉलम को हम रिपीट करना चाहते हैं उस कॉलम को हम यहां पर क्लिक करके ये रोल नंबर हर पेज पर आएगा, ताकि हमको पता चले कि रोल नंबर किसका है, मतलब डाटा किसका है। एक और बात, अभी जब तुम इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो बॉर्डर नहीं आएगा। अगर तुम चाहते हो कि हम सीट में बॉर्डर नहीं लगाएं लेकिन मेरे प्रिंट में बॉर्डर आए, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम ग्रिड लाइन पर क्लिक कर दो। ग्रिड लाइन, तुम्हारे सीट पर बॉर्डर नहीं लगा हुआ है लेकिन तुम्हारे प्रिंट पर देखो बॉर्डर आ जाएगा। और इसमें अब टोटल 15 पेज है। पहला पेज में इतना डाटा आया, फिर दूसरा पेज का डाटा, तीसरा पेज का डाटा, चौथा, ठीक है, फिर से शुरू हुआ पांचवा। देख रहे हो? तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तुमको आज हम सिखाए कि एक्सेल सीट में प्रिंटिंग का काम कैसे होता है, कैसे हम एक्सेल सीट को प्रिंट कर सकते हैं। इंटायर सीट को प्रिंट करना है ना, किसी खास एरिया को प्रिंट करना, बॉर्डर के साथ प्रिंट करना, विदाउट बॉर्डर प्रिंट करना, कुछ एरिया में बॉर्डर हो कुछ एरिया में नहीं हो उसको प्रिंट करना, एंड सो ऑन टॉपिक हम लोग आज डिस्कस किए। और यही हमारा असाइनमेंट वर्क, असाइनमेंट मेरा यहीं पर समाप्त हो गया। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे। तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं सम, है ना, एवरेज, है ना। अब हम और भी कुछ डाटा देखते हैं, जैसे मान लो पहले कुछ डाटा ले लेते हैं। इन सारे डाटा में हमको जानना है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है। तो हम लिखते हैं इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, और इस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। ये हमको यहाँ तक का मैक्सिमम वैल्यू जो है 88, इसमें मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह से मिनिमम जानना है, मीन ऑफ यहाँ से लेकर यहाँ तक में मिनिमम वैल्यू कौन है, तो 8 ये बता देगा, है ना। तो इसी तरह से बहुत सारा फॉर्मूला है,
फंक्शन है जिसको हम लोग अभी देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग सम का फॉर्मूला देख चुके हैं, है ना, एवरेज भी देख चुके हैं, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। जैसे हमको इन सब का प्रोडक्ट निकालना है, यहाँ पर तो इक्वल टू लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, जहां से जहां तक का प्रोडक्ट निकालना है वो लिखेंगे और हमको वो प्रोडक्ट करके बता देंगे। बहुत बड़ा डाटा आ गया है, इसीलिए इस तरह के फॉर्मेट में दिखाई पड़ रहा है ना। कितना बड़ा संख्या है, सबका गुणनफल, ठीक है। इसके बाद अब आ जाओ इंट। इंट क्या काम करेगा? तो मान लो ये जो संख्या है, ये दशमलव है ना। अगर तुम चाहते हो कि दशमलव हमको नहीं दिखाई पड़े, दशमलव का तुमको काम नहीं करना है, तो लिखोगे इंट ऑफ सेल का एड्रेस। तो वो दशमलव को छोड़ के तुमको बताएगा वो संख्या क्या है। अच्छा, ऐसा करते हैं, ये दशमलव वाला संख्या हम टाइप ही कर लेते हैं, 123.567। तुम देख सकते हो कि ये दशमलव के बाद जो संख्या था उसको खत्म कर दिया, 0 कर दिया। अब 0 को खत्म करने के लिए तुमको पता ही है, यहां से हटा दो, है ना। मतलब दशमलव के बाद जो संख्या था उस संख्या का वो कोई गिनती नहीं किया, उसको वो नहीं काउंट किया। तो यही है इंट फंक्शन, यही काम है इसका। इसके बाद तुम देखो राउंड फंक्शन है, राउंड। जैसे ये संख्या जो है, इस संख्या में हम चाहते हैं कि दशमलव के बाद 2 ही अंक तक का हमको डाटा वो दिखाए, तो लिखेंगे इक्वल टू राउंड, जो सेल है वो सेल, और दशमलव के बाद हम कितना अंक चाहते हैं, तो 2 अंक चाहते हैं। तो ये हमको राउंड वैल्यू करके दिखाएगा। कितना दिखाया? इक्वल टू राउंड ऑफ कोमा पांच 6 7 को ये क्या करके दिखाया? 5 7 राउंड वैल्यू हुआ कि दशमलव के बाद जो संख्या बढ़ रहा है उस संख्या में 2 ही संख्या तक रखिए और जो राउंड वैल्यू होता है वो दिखाइए। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसके बाद मॉड। जब हम 2 संख्या में भाग लगाते हैं तो रिजल्ट हमको 2 चीज होता है, एक भागफल और दूसरा शेषफल। यदि तुमको शेषफल चाहिए, भागफल नहीं चाहिए, शेषफल चाहिए, तो तुमको मॉड का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो
8 में हम 3 से भाग लगा रहे हैं, तो इक्वल टू शेषफल हमको देगा वो कैसे, तो देखो नंबर कोमा डिवाइजर, कितना आएगा रिजल्ट 1 2 3 इंटू 2 6 और 2 रिजल्ट आ गया। अगर हमको भागफल चाहिए तो संयोग से यहाँ भागफल में भी क्या आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख के दिखाते हैं, इक्वल टू कोसेंट ऑफ नंबर और डिवाइजर। अब यहां तुम नंबर चेंज करके देख लो, यहां हम 4 दे देते हैं, तो क्या हुआ। तो इस तरह से ये सब मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको तुम अपने सीट पर जरूरत के अनुसार यूज कर सकते हो। स्क्वायर रूट, कोई नंबर है तुम उसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो, तो तुम यहाँ पर जैसे 4 का स्क्वायर रूट तुमको निकालना, इक्वल टू SQRT ऑफ जिसका निकालना है वो संख्या दे दिया। पावर देना चाहते हो, जैसे मान लो तुम पावर ऑफ चार पर तुम 2 का पावर देना चाहते हो मान लो, तो रिजल्ट क्या आएगा। तो इस तरह से ये मैथमेटिकल फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल साइन थीटा कॉस थीटा देख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है तो समझो। इससे नॉर्मली तुम जानते हो कि साइन 30 हाफ होता है, लेकिन अगर तुम यहाँ लिख दो 30 और यहाँ लगाओ इक्वल टू साइन ऑफ 30, तो देखो ये रिजल्ट कुछ और दे देगा, -0.98 दे दिया। इसीलिए क्योंकि ये जो 30 है ये डिग्री वैल्यू नहीं है, ये रेडियन वैल्यू है। अब हम तुम लोग से पूछेंगे कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो। आई थिंक π/180 से गुना करते हो। तो अब तुम क्या करो, इस 30 को लिखने के बाद यहां लिखो इक्वल टू ब्रैकेट जो वैल्यू है वो इनटू पाई का मान 3.14/180, मतलब 30 रेडियन का डिग्री वैल्यू कितना हो गया 0.52। अब इस पर तुम साइन का वैल्यू लगाओ, इस पर तुम साइन का वैल्यू लगाओ, ये तुमको देगा हाफ। 4.99 क्या आया, हाफ ही ना आया, 0.5 भी तो आया। तुम देखो करके, ये देखो 0.50 क्या होता है। तो इस तरह से तुम लोग देखा कि मैथमेटिकल फॉर्मूला बहुत सारा एक्सेल में है, बहुत सारा है। उतना हम तुमको इस टाइम में पढ़ा नहीं सकते हैं जितना फॉर्मूला है, लेकिन एक हम लेकर के चल रहे हैं कि जो तुमको समझ में आ जाए, जो तुम सीख पाओ, इसका तुम यूज कर पाओ। देखो इफ पढ़ा दिए, नेस्टेड इफ पढ़ा दिए, इफ एंड पढ़ा दिए, इफ और पढ़ा दिए, सब पढ़ा दिए, ठीक है। अपर केस लोअर केस, अब ये सब देख लो। जैसे मान लो कोई नाम है लिखा हुआ, मान लो कोई नाम लिखा हुआ है विवेक, ये एक कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तुमको स्मॉल में चाहिए, तुम लिखोगे लोअर ऑफ सेल का एड्रेस, वो अपने आप लोअर में कन्वर्ट कर देगा। अब ये लोअर आ गया, तुमको अपर करना है, तुम लिखोगे अपर ऑफ, कर दिया। अब यहाँ पर विवेक लिखा हुआ है, यहाँ पर राज लिखा हुआ है। हम चाहते हैं इसमें दोनों नाम जुट जाए, तो लिखेंगे इक्वल टू कंकैटिनेट। क्या लिखेंगे, कंकैटिनेट। किसको किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है और कोमा इसको जोड़ना है, जोड़ दिया। एग्जैक्ट फंक्शन का तुम यूज कर चुके हो, एग्जैक्ट का यूज तुम कर चुके हो। कंकैटिनेट बता दिए। फाइंड, फाइंड के पहले लेंथ पढ़ो। जैसे इस विवेक राज में कितना लेटर है तुमको जानना है, तो यहां लिखोगे इक्वल टू LEN ऑफ, ये बता देगा कि लेटर कितना है 8। अब मान लो ये जो विवेक लिखा हुआ है इसको तुम प्रॉपर करते हो। प्रॉपर का मतलब होता है पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। प्रॉपर ऑफ पहला लेटर कैपिटल कर दिया,
कर दिया। इसी तरह से तुमको अगर मान लो फाइंड करना है, तुमको फाइंड करना है कि हमारे सेल में कहां पर है ना। तो 5वां नंबर लेटर तुम्हारा के बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से तुमको ये लगेगा एक्सेल का यूज क्या है। सच बात है, अगर हम तुमको उतना सारा फॉर्मूला नहीं करवाते एग्जाम्पल के साथ तो उसका भी तुमको यूज समझ में नहीं आता। इफ एंड का क्या यूज है, इफ और का क्या यूज है, नेस्टेड इफ का क्या यूज है, एग्जैक्ट का क्या यूज है। लेकिन चूंकि हम उसका एग्जाम्पल तुमको करवाए, तुमको नजर आ गया उसका यूज क्या है। उसी प्रकार से हो सकता है किसी एग्जाम्पल में इसका भी यूज हमको करना पड़ सकता है ना। जैसे बाइनरी टू डेसिमल तुमको कन्वर्ट करना है, एक और बता देते हैं। जैसे मान लो 10 का बाइनरी नंबर क्या होगा, ये तुमको जानना है। तो लिखोगे इक्वल टू डेसिमल टू बाइनरी, किसका, तो 10 का। ये तुमको बता देगा 1010 10 का बाइनरी नंबर। तो लॉट्स ऑफ फॉर्मूला है जिसका तुमको यूज होता है। बहुत सारा ऐसा है जिसके बारे में हमारे बस का बात नहीं है पढ़ाना, जैसे अकाउंट्स, फिनेंशियल, ऐसा ऐसा फॉर्मूला है जिसको कि बैंक में, फिनेंशियल कंपनी में उसका यूज किया जाता है। लेकिन उसको यूज करने के पहले उसका जानकारी होना चाहिए। जब तक उसका बेस जानकारी नहीं रहेगा उसका यूज आप नहीं कर सकते हो। हम ये सब का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने इंजीनियरिंग कर रखा है, तो मैथमेटिकल और ये लॉजिकल काम हम कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से बहुत सारा फॉर्मूला है एक्सेल में जिसका आप यूज कर सकते हो और अपना सीट का डिजाइनिंग कर सकते हो और काम कर सकते हो। इसी के साथ हमारा एमएस एक्सेल का क्लास आज खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एमएस पावर पॉइंट। थैंक यू।